आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यूं तो आत्मा की यात्रा की सारी श्रृंखला बहुत खास है, पर आज विशेषकर मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी भी यात्रा के आरंभ से अभी तक हर बार जब भी मैं कहीं अटक गई, किसी प्रश्नों से जूझ रही थी, उन्होंने मुझे उत्तर खोजने में पूरी मदद दी। एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया, आध्यात्मिक इंसाइक्लोपीडिया, एक MBBS डॉक्टर और एक स्वाध्याय के मास्टर, ऐसे बहुत से नाम हैं। अभी तक आप लोगों ने सबने गैस कर ही लिया होगा। हाँ, आज हमारे साथ दिल्ली के डॉक्टर सौरभ रंजन हैं। डॉक्टर साहब, आत्मा की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राधिका जी। तो सौरभ सर, आपकी ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई अध्यात्म की? वो जवाब दूं जो आसानी से समझ में आ सके, या वो जवाब दूं जो वास्तव में है? वास्तव में जो है। जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है, तब से मेरी यात्रा भी शुरू हुई। तो यदि मुझे इस प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछना होगा कि इस जन्म में जब आप इस सौरभ रंजन जी के शरीर में आए, तब आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो है कहाँ से शुरू हुई? मैं बिहार का हूँ और बिहार में मेरे मम्मी पापा पटना के रहने वाले हैं। लेकिन जब मैं तीसरी कक्षा में था तो मेरी मौसी मुझे नाना नानी के घर ले गई, गांव में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, जो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट हो गया। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है संग्रामपुर, वहाँ पे जाना हुआ। मेरे नाना जी ध्यानी हैं, आध्यात्मिक हैं, तो उनके रेगुलर ध्यान करता हुआ देखकर, हर गुरुवार को सत्संग करता देखकर मेरे भीतर भी अध्यात्म के लिए प्यास पैदा हुई। अध्यात्म अच्छी चीज़ है, ध्यान अच्छी चीज़ है, ये मेरे भीतर कंसेप्ट बैठ गया। लेकिन एक्चुअल मेडिटेशन मुझे तब मिला जब मैं 10वीं के बाद, मैं गांव में था, गांव में 10वीं तक ही पढ़ाई के साधन उपलब्ध थे। जब मैं वापस पटना आया अपने मम्मी पापा के पास, तो उस समय मेरे पिताजी ओशो की बुक्स पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे। उनको पढ़ता देखकर मैं भी पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते ओशो ने तो दिल क्या सब कुछ जीत लिया। और फिर मैंने पापा से पूछा कि ये ओशो का मेडिटेशन सेंटर कहाँ है, मैं जाना चाहता हूँ। उन्हें खुशी खुशी बताया, और मैं 11th स्टैंडर्ड में मैं साइकिल चलाता था, साइकिल से पूछता हुआ ओशो मेडिटेशन सेंटर पहुँच गया, जहाँ पर रोज़ सुबह शाम मेडिटेशन होता था। मैं रोज़ सुबह में भी और शाम में भी मेडिटेशन करने जाता था। तो जब मैं 11वीं कक्षा में था, सन 2001, तब से ये ध्यान की यात्रा जारी है। तो ये ओशो प्रेम आपको कहाँ तक लेके गया? आपके सामने तक ले आया है। अच्छा, आज भी ये ओशो प्रेम कायम है? क्या बात है। और क्या क्या करते थे? ध्यान करते थे उस समय, और क्या करना शुरू किया आपने? ओशो के माध्यम से ओशो ने बहुत बोला है, हर विषय पे बोला है। तो मेरे पिताजी ने ओशो की लाइब्रेरी शुरू की। तो अपने दुकान शॉप पर ओशो के इतने सारे हिंदी में जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं, वो इजीली मुझे एक्सेसिबल हो गए, और मैं 2 बुक 4 बुक ला कर उन्हें पढ़ता रहता था। और मेरे पिताजी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि सपोर्ट ही किया। 11वीं 12वीं में ही ओशो के मैंने लगभग सारे हिंदी में जो उपलब्ध थे वो मैंने पढ़ा। तो ज़िंदगी में कहते हैं कि पढ़ना एक बहुत ज़रूरी कला है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन, इंटेलेक्चुअल ब्रेन डेवलप होता है। और ओशो का जो अंदाज है कि वो चीज़ों को
जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी हैं। अगर आपके भीतर विश्वास है तो उसको तोड़ते हैं और आपको अध्यात्म से जोड़ते हैं। तर्क के वो महारथी हैं, लेकिन फिर आगे यह भी बताते हैं कि तर्कों के आगे भी बहुत कुछ है। ध्यान जो है वो लॉजिकल ब्रेन, इंटेलेक्चुअल ब्रेन से आगे जाना ही है। और जो उस समय पढ़ने की आदत लगी वो आज भी जारी है और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। ओशो की किताबें आप पढ़ रहे थे, आपकी खोज जारी थी। खोज करते करते आप बहुत जगह भटके, फिर ये भटकाव कहाँ जाके अंत हुआ? राधिका जी, जब 11वीं 12वीं और उसके तुरंत बाद MBBS मेडिकल कॉलेज के इनिशियल ईयर्स, तो उसे खोज कहें कि नहीं कहें, इसमें भी बस एक भीतर से एक डिवाइन पुश था जो मुझे प्रेरित करता था कि हाँ मैं ये करूं। ब्रह्म कुमारी, आर्ट ऑफ लिविंग, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, बहुत सारी जगह पे बस जाता था। ध्यान की प्यास थी, ध्यान को गहरा करने की प्यास थी। जो ओशो के लिटरेचर में पढ़ा कि जो गहरे ध्यान के अनुभव होते हैं, समाधि के अनुभव होते हैं, ओशो ने अपनी एनलाइटनमेंट को डिस्क्राइब किया है कि अस्तित्व के सारे द्वार, सारे खजाने, सारे रिसोर्सेज मेरे लिए खुल गए। तो चेतना की वो अवस्था जहाँ पर आप ब्रह्मांड के साथ एक हैं, वो ध्यान में कब और कैसे उपलब्ध हो, वो बिल्कुल यंग एज में वो प्यास भी नहीं थी, बस एक था, बस मैं कर रहा था। मैं कुछ ढूंढ भी नहीं रहा था क्या मुझे इनलाइटनमेंट चाहिए, समाधि चाहिए। वो बस अच्छा लग रहा था, मन लग रहा था उसमें आपका, और मन जहाँ जहाँ लेकर जाता आप वहाँ चले जाते। मन भी नहीं करना था, बस चल रहा था मैं। कौन सी शक्ति मुझे चला रही है, कैसे मैं फ्लो कर रहे हैं जीवन के साथ, आप बस बह रहे थे, ऐसा कह सकते हैं हम। पिरामिड सोसाइटी से आप कैसे जुड़े? जब मैं MBBS करने के लिए सोलापुर महाराष्ट्र पहुंचा, तो उस समय मेरे सारे बैचमेट MBBS के मिलने की खुशी में खुश थे, लेकिन MBBS मेडिकल सीट मिलने, गवर्नमेंट मेडिकल सीट जिसके लिए टफ कंपटीशन होता है, 2 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें 2000-2500 का सिलेक्शन होता है, मुझे उसकी खुशी नहीं थी, लेकिन इस बात का दुख था कि मेरा मेडिटेशन छूट गया। पटना में मैं ओशो मेडिटेशन सेंटर पहुंच जाता था, हर दिन 2 बार, कभी कभी 1 बार, और मेडिटेशन करता था। सोलापुर में वो कोई मौका नहीं है, तो मैं ढूंढ रहा था कहाँ पे ओशो मेडिटेशन सेंटर मिले, नहीं तो कम से कम मेडिटेशन सेंटर मिले। तो उसी दौरान मैंने कई आध्यात्मिक संस्थाओं में जाता रहा, जो भी वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल थे, रेसिडेंशियल कैंप थे, अटेंड करता रहा। वो प्यास पूरी नहीं हो रही थी। इंटरनेट पर साइबर कैफे में जाके मैं ढूंढता था ओशो मेडिटेशन सेंटर सोलापुर। उन्हीं दिनों इंटरनेट पॉपुलर हो रहा था, तो जो पिरामिड की वेबसाइट है pssmovement.org, वो खुल गई। उस पे ओशो का फ़ोटो था, तो एक लगा कि एक सही चीज़ होगी। उसमें वहाँ के जो लोकल पिरामिड मास्टर हैं JC रेड्डी सर, उनका नंबर था, उनको फ़ोन किया। मैं आपको हंसी वाली बात बताऊं, उन दिनों जब मेरे पास फ़ोन नहीं था, मोबाइल वैसे आ गया था, मेरे कुछ बैचमेट के पास फ़ोन था, लेकिन मैंने अपना पर्सनल मोबाइल 3rd ईयर MBBS में लिया। तो इंटरनेट से नंबर देखकर लिखना वो भी मुझे ठीक से नहीं हुआ। पहला जो मैंने नंबर लेके कॉल किया, कॉइन बॉक्स होता था पहले, वो किसी का नंबर कहीं और लग गया। जो एड्रेस में पहुंचा वहाँ तो दिखाई, तो OS नाम तो मिलता है, लेकिन ओशो तो यहाँ नहीं है। थोड़ा सा डिस्करेज होकर आ गया, लेकिन मैं खोजने के लिए डिटरमाइंड था। अगले दिन मैं फिर साइबर कैफे गया, कुछ तो मिस्टेक हुआ है,
ओशो मेडिटेशन सेंटर तो है सोलापुर में। फिर जीसी रेड्डी सर का नंबर मिला, उनको फ़ोन किया और उन्होंने बहुत प्यार से बताया, हाँ मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ, आप कल मेरे ऑफिस आइए। मैं उनके ऑफिस गया, उन्होंने मुझे स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन और 2 किताबें दी कि आप संडे को मेरे घर आइए। ओशो के माध्यम से पढ़ने की ललक लग गई थी। अध्यात्म को में तो वो इंग्लिश बुक्स थी, लेकिन फिर भी चूंकि स्पिरिचुअलिटी पढ़ना अच्छा लगता है तो मैंने पढ़ा। तो वो कुछ एक अलग फ्लेवर की चीज़ें थी। उन दिनों मैं उसमें लाइफ आफ्टर लाइफ या आउट ऑफ बॉडी ऐसा कुछ टॉपिक था जो नहीं मैं जानता था, लेकिन हाँ कुछ तो अच्छा तो है। संडे को मैं जीसी रेड्डी सर के घर पे गया, उन्होंने आनापानसती ध्यान कराया। ओशो भी इस ध्यान को कराते हैं, लेकिन ओशो इसको विपासना बोलते हैं। तो ठीक है, चलो ओशो का कोई ध्यान ही नहीं मिला, ध्यान ही तो मिला, मेरे दिल को एक राहत मिली। मैं घर के हॉस्टल के छत पर बैठकर मेडिटेशन करता था, क्योंकि कमरे में दोस्त आ रहे हैं जा रहे हैं, माहौल नहीं बन पाता था। तो राधिका जी मैं आपको बताऊं, उन दिनों आई यूज्ड टू क्राई कि आई यूज्ड टू कंप्लेन ओशो कि ये कैसी जगह मुझे भेजा, तुम्हारा मेडिटेशन सेंटर नहीं है तो दिखाओ, नहीं तो बनाओ। और उसका परिणाम शायद डिवाइन ने सुना। प्राइवेट मेडिटेशन सेंटर मेरे हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे जीसी रेड्डी सर ने बनवाया और मेरी मेडिटेशन प्रैक्टिस फिर से रिज्यूम हुई। दोस्तों, जो भी आप मन से इच्छा करते हैं, पूरी कायनात लग जाती है आपकी उस इच्छा को पूरी करने में। सौरभ सर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।